बाहरी प्रत्याशी गोंडा में आकर लड़ेंगे तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर राजा भैया ही सही है, प्रत्याशी हैं। चुनाव का मुद्दा हमारा शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, दवाई और कमाई होना चाहिए। कानून के तहत गिरफ्तारी होने के बाद किसी माई लाल की औकात नहीं है कि पर्चा आउट कराएगा। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 10 साल हो गया, एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। और गोंडा में 5 लाख वोट से ज्यादा माननीय कीर्तिवर्धन सिंह विजय होने जा रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज बम्पर वोट से उनको चुनाव जिताएगा। जो विकास की बात है, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, नहीं हुआ। महंगाई कम होने की बात थी, नहीं हुआ। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर के गोंडा पहुंच चुके हैं। गोंडा यानी जिसे गोणार्ध भी कहा जाता था। गोणार्ध इसलिए क्योंकि ये ज़िला अयोध्या यानी कि राम नगरी से सटा हुआ है और कहा जाता है कि भगवान राम की गाय यहीं पर चरने आया करती थी, यानी कि चारा खाने आया करती थी। फिलहाल यहाँ का बेहद खूबसूरत एक इतिहास है अपना, भगवान राम की नगरी से सटा हुआ है। इसका मतलब ही है कि खूबसूरत इतिहास तो होना तय ही था और अब तो भव्य राम मंदिर भी बन गया है। खैर, हम गोंडा लोकसभा में खड़े हैं तो यहाँ की बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद कीर्तिवर्धन सिंह हैं और उनको फिर से टिकट दिया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि किसका पलड़ा भारी होता है। हालांकि यहाँ पर अगर समीकरणों की बात करें तो फिर लगभग गोंडा लोकसभा के अंदर 2 लाख से ज़्यादा ठाकुर हैं, 2 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण हैं और मुसलमानों की भी संख्या यहाँ पर बेहद दिलचस्प है, लगभग 3.5 लाख के करीब है। यानी कि मिला जुला वोटर जो है यहाँ पर राजनीतिक दलों का भविष्य तय करता है। अब ऐसे में इस बार यहाँ से सांसद कौन जीतने वाला है, कौन संसद जाएगा जीत करके, और यहाँ की जनता क्या चाहती है, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता क्या चाहते हैं, किस तरह से वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ की जनता के बीच में इन लोगों को लेकर के माहौल क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? संदीप पांडे। संदीप पांडे साहब। पांडे साहब, आप किसी पद पर हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? किसी पद पे नहीं, पार्टी। तो इस बार यहाँ का माहौल क्या है, आप क्या लग रहा है, क्या होने वाला है यहाँ पर, किस चीज़ पर वोट पड़ेगा? सीधे तौर पर राम मंदिर चले जाएं या फिर महंगाई बेरोजगारी का कुछ असर है? महंगाई बेरोजगारी का कोई असर नहीं है। विकास हुआ है, विकास पर वोट पड़ेगा। राम मंदिर भी है क्योंकि यहाँ हिंदू सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं, तो मंदिर पे भी वोट पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी गोंडा से। ठीक है, आपने कहा कि विकास है। अब हम इनके लिए अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो वो तालियां बजाना चाहें तो बजा दें, क्योंकि इनसे अब हम जो सवाल पूछने जा रहे हैं वो ये है कि आप अब 5 विकास के काम यहाँ पर सब लोगों को गिनाएंगे। गोंडा में मेडिकल कॉलेज बना, गोंडा में 3 ओवरब्रिज बने, लखनऊ से गोंडा तक की सड़कें बहुत जर्जर थी, वो बिल्कुल चमाचम बनी हुई, जो 1.5 घंटे में हम लोग लखनऊ पहुँच जाते हैं। गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत हुई। 5 नहीं हो गया? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साहब आपके पास आते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है संतोष तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है? 5 काम मैंने जी मैं 2009 में कांग्रेस में था। वे सिया वर्मा जो लड़े आए ने, इनके बाबा यहाँ से आए लड़े, हम सब जितावागा उनका। अरे लूट ले गए, हम जात रहे बाराबंकी, 2-2 घंटा 3-3 घंटा इनके बाबक बैठा रहे। अगर सेहा वर्मा फिर अगर जनता वोट दे दी तो गोंडा के सारी दुकान बंद हो जाए, सारे आदमी हुआ रही हैं। यहाँ सबसे बढ़िया कैंडिडेट, सबसे बेहतर कैंडिडेट कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं किसी का समर्थक हूँ, लेकिन राजा भैया जैसा प्रत्याशी ना इस जिले में कोई नहीं है। ये सेहा वर्मा आए गोंडा को लूटने, इनके बाबा ने फर्जी वो क्या नाम है फैक्ट्री लगवाया, आज तक फैक्ट्री नहीं लगी। और राजा भैया जो कहे कि ओवरब्रिज बनवाएंगे, उन्होंने बनवाया। राजा भैया जैसे नेता इस जिले के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, और ये सेहा फेहा कुछ नहीं है भैया। श्रेया से बहुत नाराज लागत हैं। कहाँ नाम भाव आपका? मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। आप पट्टा डाले रहे हो, हम जान ही गए ना आप कांग्रेस से। बिना पट्टा के भी लोग हैं, लेकिन जैसे सबने पहले पढ़ा कि झूठ बोलना पाप है, तो अभी आपने पूछा था 5 काम गिनवाइए। आपने किसका बताया कि मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज की दशा मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2500 लोग जवान, यहाँ तक निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य तक की हार्ट अटैक से मौत हुई। आज जिले में हार्ट का डॉक्टर नहीं है।
सीटी स्कैन की मशीन खराब है। सुन लीजिए आप, कोई चेस्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है। विकास सेठी जी आँख के आई सर्जन थे, वो उनकी अकस्मात मौत हो गई, तब से कोई आई सर्जन नहीं है। तो यह मेडिकल कॉलेज की दशा है। जांच की बातें छोड़िए, कोई डॉक्टर ही नहीं मौजूद है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात इन्होंने की, जो पिछले समाजवादी सरकार में 7 साल में ना वो इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा हुआ, ना उसमें पठन पाठन का काम शुरू हुआ। सड़क की बात आपने की लखनऊ तक, मतलब सड़क तो बहुत पहले से बनी थी, इस सरकार की नहीं बनी है, पहली बात तो। और दूसरी बात, उस पर एक सरजू पुल टूट गया था तो 4 महीना उसकी वायरिंग बदलने में लगा। हम लोग घूम करके 70 किलोमीटर तब पहुंचते थे लखनऊ। और उसके बाद घाघरक पुल आए दिन टूट जाता है, जिससे पूरे देवी पाटन मंडल का रास्ता है, और 4-6 घंटे जाम में। पूरे विश्व के नक्शे पर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित अयोध्या सिटी को जोड़ने वाली जो गोंडा की सड़क है, ये सारे लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उसी सड़क पर हो रहे हैं। बहुत बड़ा दावा है काहे के लिए अयोध्या को लेकर जी, 5 काम का। और ओवर ब्रिज में पूरे जिले के प्रशासन सबने देखा, बहराइच जैसे रोड पर, अयोध्या बहराइच मार्ग जो आसाम रोड है, उस पर बिना बाईपास बने कोई साइड रोड बनाए उस पर बनाया गया, जो रोडवेज की बसें 50 किलोमीटर हमारे नेताओं की वजह से घूम कर जा रही हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि आज का जो चुनाव हो रहा है, आप लोग खुद मुद्दा तय कर रहे हैं। चुनाव का मुद्दा हमारा शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, दवाई और कमाई होना चाहिए। इस पर अगर कोई काम हुआ है तो मैं आपको और इन सबको कहना चाहूँगा कि पहले तो मुद्दा तय हो कि चुनाव धर्म के नाम पर होगा, जात के नाम पर होगा, या जिसके लिए लोकतंत्र की परिभाषा तय थी कि चुनाव शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई, दवाई, कमाई को लेकर के होगा। बहुत बढ़िया। किस बात पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे साहब? एक सेकंड, बस एक सेकंड। किस बात पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा क्या होगा? ये पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब होगा कि जो अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि हमारा सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो राम मंदिर होने वाला है, उस पर होगा? क्या लगता है आपको, मुद्दा क्या होगा? आम जनता जुड़ा? नहीं, राम मंदिर को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। हम तो सनातनी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम राम मंदिर को इग्नोर नहीं कर सकते। हम सपा बसपा कांग्रेस वाले नहीं कि भगवान से बहुत दूर भागेंगे। भगवान हमारे आराध्य हैं, पहले हम उनकी पूजा करेंगे और उनको बिल्कुल मान के चुनाव लड़ेंगे। आप पूछ ले रहे हैं, आप लोग भगवान से दूर भागते हैं? अब ये तो आप कह रहे हैं, मैं आपको क्या लग रहा हूँ? मैं आपको नास्तिक लग रहा हूँ? मैंने किस सड़क की बात की है जो अयोध्या धाम को जोड़ती है? और मैंने क्या कहा कि आप जो स्थिति देख रहे हैं, आज जो पोजीशन है पूरे देश में कि इस रावण सेना के मुकाबले एक जटायु, सेना कौन? रावण सेना जो आप देख रहे हैं, जिनके पास सारी ताकत है, ईडी की, खुल के बताइए। ईडी, सीबीआई, सबकी ताकत, सारे देवताओं को जिसने बांधकर उल्टा लटका रखा है, उस रावण के सामने भी जटायु की तरीके से हम लोग संघर्ष करेंगे। और जी 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 रावण, एक मिनट, इनको और बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के आप जिले के अध्यक्ष हैं, इनको नहीं पता है चेस्ट रोग विशेषज्ञ का मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया। डॉक्टर रमेश आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है, हो गया, बैठना शुरू कर दिया माननीय। अभी हमारा नया मेडिकल कॉलेज बना है, तो उसमें तुरंत सारी भर्तियां नहीं हो जाएंगी, सारी भर्तियां हो रही हैं। एडमिशन नेक्स्ट सत्र जो आएगा अगला सत्र जो आएगा उसमें हमारा मेडिकल कॉलेज शुरुआत होगी। तो तुरंत इनके कहने से नहीं हो जाएगा। अगर इन्होंने काम किया होता, जनता इनसे संतुष्ट होती, तो 1999 से उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी कोसों दूर चली गई। आज इनका उत्तर प्रदेश में एक सांसद है, और 1-2 विधायक हैं इनके। अगर ये जनता के हितैषी होते तो यह दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की नहीं होती। इन्होंने इंडिया ठगबंधन, एक गठबंधन बनाया है जनता को ठगने के लिए। और माननीय मोदी जी ने 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश में जब इन्हीं जैसे नेता सभी कहते थे डिबेट चैनलों में, आपने भी सुना होगा चैनल से, कि इस देश में अब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आने वाली है, तब माननीय मोदी जी पर इस देश की जनता ने विश्वास किया और 2014 में 282 सीट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीत के आई। और 5 साल उन्होंने काम किया, और जब 5 साल काम किया तो जनता और प्रसन्न हुई। लोग कहते हैं सत्ता का विरोध होता है, और जब 2019 में चुनाव हुआ तो फिर इस पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 303 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 350 सीट जीत के आया। ये जनता का विश्वास जीता है और मोदी जी की गारंटी है। तो मतलब अब के 400 पार
100% 400 पार। आपसे सवाल लेंगे लेकिन एक बार 400 पार वाली बात अगर ये कर रहे हैं तो ऐसा कौन सी बात है, क्या किस बिना पर ये बोल रहे हैं कि 400 पार चले जाएंगे? मैं भी समझ रहा हूँ कि जब काम जनता के लिए कोई नहीं हुआ, मैंने कहा पढ़ाई दवाई कमाई। गोंडा में मुख्यमंत्री जी जो स्वयं धर्मात्मा है, आपने हमको तो नास्तिक बता दिया। का जवाब दे दीजिए कि बात हो जाने दीजिए। मैंने क्या कहा कि जो स्वयं संत पुरुष हैं और एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा और नहीं बना। ये पढ़ाई की हाल हो गई। दवाई की हाल, मैंने आपको 4 डॉक्टरों सीटी स्कैन की कमी बताई तो उन्होंने कहा नहीं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट आ गया है, तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूं उनकी बात। तो ये दवाई की हाल हो गई। कमाई के लिए गोंडा में अभी तक ये स्थिति ये है कि किसान बजाज मिल को गन्ना बेच देता है। पैसा कब मिलेगा ये भगवान जाने, या तो फिर बजाज मिल का मालिक जाने। और रही ये कमाई की स्थिति है, जो सबसे बड़ी रीढ़ है किसान। ITI फैक्ट्री ख़त्म हो गई, डीजल सेट ख़त्म हो गया, और मैंने आपको बताया पढ़ाई दवाई कमाई की स्थिति है। शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य की स्थिति आपने देखा। अब इसके बाद में आपने क्या कहा? अभी एक मिनट, एक सुरक्षा व्यवस्था, एक सेकंड साहब, एक भुगतान हो चुका। एक सुरक्षा व्यवस्था की बात हुई थी साहब। एक मिनट आप 2014 से हमारे साथ खड़ी है। आपकी बात कर रहे हैं। इन्होंने एक सवाल किया था कि अगर श्रेया वर्मा आती हैं तो फिर से दंगे होंगे। आपने सवाल उठाया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, यहाँ के लोग लूटे जाएंगे, इस तरह की बात कही इन्होंने। और आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये सुनिए हमारी बात, पहले हमारी बात। गोंडा बेनी प्रसाद वर्मा यहाँ थे, वहाँ ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बताइए प्रतिनिधि कौन था? प्रतिनिधि गोंडा का कोई था? यहाँ अगर चिट्ठी लिखाना होता था तो किससे लिखाया जाता? बाराबंकी जाना पड़ता था और 4-4 घंटा 5-5 घंटा बैठना पड़ता था। आप अब जवाब दीजिए। अब मैं इनका जवाब यही दूंगा कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। अब आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, और जो बदल सकती थी इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। आज वो चुनाव मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। बेनी वर्मा गलत थे तो आपने क्या किया? उसका सही कितना सही आपने दिया गोंडा के लिए? मैंने आपसे क्या कहा? मैं सपा का ना प्रवक्ता हूँ ना श्रेया वर्मा का प्रवक्ता हूँ। उनकी बात आप कह रहे हैं, साथ में तो हैं आप। मैं साथ में हूँ अपने मुद्दों को लेकर के, कि भाजपा की नीतियाँ जिस तरीके से 8,000 करोड़ रुपया पूरे देश में इन्होंने लूटा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर, और उसके बाद में कैश कितना लिया होगा उसका उदाहरण सैकड़ों 5 स्टार इनके जिला कार्यालय, और उसके बाद में हजारों मंडल खंड कार्यालय इनके जो AC रूम से बने हुए हैं। ये है कांग्रेस ने सब लूटा, लेकिन 70 सालों में एक दफ्तर नहीं बना पाए। क्या नाम हुआ साहब? राजू पांडे नाम है। राजू पांडे जी, आपसे पूछे कि ये नेता लोग तो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है आप? तो यहाँ बीजेपी का ही लग रहा है, और बाकी क्योंकि जो बाहरी हमारे नेता है वो हमारे किसी काम नहीं आने वाला है। जो हमारा लोकल है, क्षेत्रीय है, वही हमारे काम आएगा। आज वर्मा जी जीते तो कल को मिलेंगे नहीं दोबारा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी कि जो हमें चाहिए वो लोकल चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं वो वोकल फॉर लोकल, तो हम राजा भैया के लिए हैं, बीजेपी के लिए हैं, बीजेपी के लिए हैं। हमारे राजा भैया कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं साहब। सवाल तो यही है कि बाहरी कैंडिडेट उतार देते हैं और उसके बाद फिर बातचीत करने नहीं आता। मैंने कहा नहीं कि आप खुद ही मुद्दा जब तय करेंगे। मैंने क्या कहा, लोकतंत्र की स्थापना किसके लिए की गई थी? कि ऐसा प्रतिनिधि बनेगा जो हमारी स्थिति को आगे बढ़ाएगा। आपने कहा थोड़ी सी कहनी अफजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति है कि अगर दांव लग गया तो आप ही हैं उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, जिसने इस देश को जब 33 करोड़ लोगों को। इस पे बात करेंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? हमारा नाम है सुबोध सिंह। कह रहे हैं कि अफजल गगरी छलकत जमल में आधा ज्ञान है और लोगों में बांट रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। अच्छा, इनसे ये पूछिए कि ये जो बता रहे हैं, ठीक है, युवाओं के सोच से, युवाओं के जोश से ये सरकार बनी है, ठीक है, और तीसरी बार फिर बनेगी, ठीक है। ये लोग इनके जिस पार्टी से नेता हैं, इन्हीं के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं मशीन से आलू निकलता है। उनको ये नहीं पता है कि जमीन से आलू निकलता है कि मशीन से निकलता है। उसी पार्टी के नेता हैं, ठीक है। और वो एकदम बिल्कुल बरगला गए हैं, और आई है जो बाहर से वहाँ श्रेया वर्मा लड़ने के लिए। उनका ना यहाँ कोई व्यवस्था है और ना रहेगा, केवल हवा है उनका। कह रहे हो कि युवाओं ने सरकार बनाई है। चलिए आप 4 काम गिनाइए कि युवाओं के लिए क्या किया।
युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है सरकार। तो बहुत कुछ तो एक लाइन हो गई, 4 काम युवाओं के लिए जो है, जैसे क्या कहते हैं मिनी ब्रांच वाला जो स्कीम चलाया गया है जैसे बैंक से, ये युवाओं के लिए ठीक है। बाकी भैया से आप जान लीजिए। भाई बता नहीं, हम ये चीज़ जान रहे हैं, हम जान रहे हैं सब चीज़। आ जाओ। ये भाई साहब बताएंगे युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, क्योंकि साहब ने बोला कि युवाओं ने मिलकर के सरकार बनाई है, तो युवा हैं आप लोग, भविष्य में बताइए फिर क्या काम। 4 काम, जैसे अब यहाँ पे क्या है कि टाइटल देख के नौकरियाँ नहीं देती है बीजेपी। सबसे पहले हम अगर गरीब हैं, हम अगर योग्य हैं तो हम नौकरी पाएंगे। पहला चीज़ तो घूस खत्म है। दूसरा, सड़क देख लीजिए, सरकार तब भी थी अब भी थी। हम कोई फ़ोटो अपलोड कर दें, सड़क 1 महीने के अंदर बन जाती है। कहीं कोई गली सड़क ख़राब दिखाइए। हमारी बहनें सेफ हैं काफ़ी हद तक, पहले से दंगे कम हैं। हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सही है इस जगह पे। साहब ये चलिए कोई बात नहीं, और कोई हुआ जी? क्या नाम? जी, एक सेकंड, क्या नाम हुआ साहब? अभिषेक दत्त त्रिपाठी। तो त्रिपाठी साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? और कोई बोल रहा है कि युवाओं ने मिलकर के सरकार बनाई, तो जब युवाओं के लिए काम बोले जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आ जाती है। लेकिन एक चीज़ पे जो बड़ा जोर दिया जा रहा है कि गोंडा के अंदर सड़कें बहुत बनी हुई हैं, क्या कहना? सड़क बहुत बनी है भाजपा के कार्यकाल में। जैसे आपने कहा अभी कि गोनार्ध गाय यहाँ पर चरने आती थी, वैसे हमें लग रहा है कि ये गोंडा जिला है, लोकसभा है, विधानसभा है, यहाँ पे ये चारागाह समझ लिए हैं। बाहरी प्रत्याशी गोंडा में आकर लड़ेंगे तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर राजा भैया ही सही है, प्रत्याशी हैं। मिलना हो उनसे, आराम के साथ मिलते हैं, फ़ोन से भी बात होती है। जो विकास है उनको बताया जाता है, उस विकास पे काम होता है और विकास होता है। आप डेहरास मार्ग देख लीजिए, कटाह घाट मार्ग देख लीजिए, आप इधर लखनऊ मार्ग देख लीजिए। जो 4 घंटे का सफ़र होता था वो मात्र आज 1.5 घंटे का सफ़र होता है। क्या नाम हुआ साहब आपका? शिव कुमार दुबे। साहब आप कोई पद पे हैं क्या कांग्रेस? हाँ, प्रवक्ता हैं जिला कांग्रेस कमेटी के। तो साहब आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपके साथ गठबंधन में है, आपका घटक दल है समाजवादी पार्टी, जो उन्होंने प्रत्याशी दिया वो बाहरी प्रत्याशी है, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, और बाहरी प्रत्याशी से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर मुद्दे कैसे हल होंगे? पहले तो बाहरी प्रत्याशी का जवाब आपको दें हम। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, तो फिर बनारस से क्यों चुनाव लड़े? वहाँ की जनता भी तो कह सकती है बाहरी प्रत्याशी हैं। इस सवाल का ये जवाब। अब दूसरी बात आई है, जो विकास की बात है, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, नहीं हुआ। महंगाई कम होने की बात थी, नहीं हुआ। ठीक, और तमाम चीज़ें हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं गोंडा की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तो बात छोड़िए, आप इस हाईवे पे जाइए और ये गुरु नानक चौराहे से घूम जाइए आप उतरौला रोड, आप देख लीजिए कि सड़क की क्या स्थिति है। हाँ, सड़क को लेकर के और जो तमाम विकास के काम गिनाए गए उन पर इन्होंने अपनी बात रखी, और कांग्रेस के और हमारे साथी थे, इन्होंने अपनी बात रखी। अब एक जी पहली बात तो जो कटाघाट डेहरास मार्ग है वो गोंडा लोग वो जवाब दे दिया। अब चूंकि एक देश व्यापी मुद्दा जो है वो अभी कुछ दिनों पहले अपने विकास काम के साथ अयोध्या को भी जोड़ा, तो अयोध्या की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो 500 वर्षों से चीज़ें लटकी पड़ी थी वो हमने दरअसल पूरा कर दिया, और हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना करके दिखाया और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाया। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होगा वो राम मंदिर ही होगा, वो भगवान राम ही होंगे। अब वो शस्त्र कैसे होंगे इसका जवाब हम लेंगे, और राम मंदिर पर वोट पड़ना कितना सही है ये तो ठीक है, लेकिन आपसे सवाल ये भी है कि जो काम आप लोग वर्षों से नहीं कर पाए, आखिर उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया जो लंबे वक्त से लटका हुआ था। जी 1 मिनट, ये आप कहना बंद कीजिए जो कि आप लोगों ने इतने वर्षों से नहीं किया। हमने आज़ादी से लेकर अब तक काम किया है, उसका रिकॉर्ड है। गोंडा में पॉलिटेक्निक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ITI है, टॉमसन इंटर कॉलेज है, तमाम कॉलेज हैं यहाँ। ये तो कॉलेज की बात हो गई। अब आ जाइए, ओवर ब्रिज बना है कांग्रेस। साहब एक मिनट, हम ये सारे सवाल आपसे ले लेंगे और हमने पहले भी लिया लोगों से, लेकिन अभी हमने आपसे स्पेसिफिक सवाल किया राम मंदिर को लेकर के, ठीक है? आप उस पर जवाब दीजिए। राम मंदिर पे आइए। जहाँ तक भगवान राम की बात है,
या कृष्ण की बात है या शंकर भगवान की बात है, उनको हर हिंदू धर्म जात के लोग सभी मानते हैं। कांग्रेस भी मानती है, समाजवादी भी मानती है, बसपा भी मानती है, यानी जितने भी दल हैं भगवान राम को एक हम आस्था के विषय में तो रख सकते हैं, लेकिन उनको राजनीति में जोड़ के हम वोट नहीं मांग सकते। भाई तो फिर जब राम मंदिर बन रहा था तो आप लोग गए क्यों नहीं? प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो क्यों नहीं गए? कौन कहता है नहीं गए थे? हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी वहाँ गए, उनके साथ जो एक दिन पहले गए। अरे सुनिए साहब, एक दिन पहले क्या, जब आप जाने देंगे तब तो जाएंगे। लड़की छेड़ते इनके नेता राहुल गांधी ने कहा था, उस पर जवाब चाहिए। और कपिल सिब्बल इनके नेता थे, जब कपिल सिब्बल इनके नेता थे, इन्होंने एप्लीकेशन डाला था, आपको भी पता होगा कि राम मंदिर की सुनवाई रोक दी जाए, अभी ना की जाए, इसके और आगे बढ़ाया जाए। इस पे सवाल जवाब पूछ लीजिए। खैर आपसे कह रहा हूँ, आप अपने डिबेट को थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितने भी सवाल आएंगे हम सबका जवाब देंगे अकेले, ठीक। जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मुद्दा नहीं, मुद्दा जो है, एक मिनट, क्या राहुल गांधी मंदिर नहीं गए? क्या राहुल गांधी मंदिर नहीं गए? नो, मंदिर सब पवित्र है, चाहे दुखरन्नाथ की मंदिर हो गोंडा की, चाहे अयोध्या की मंदिर हो, चाहे काशी की मंदिर हो, चाहे बनारस की मंदिर। गोलियां सपा ने चलवाई, कार सेवकों पे गोलियां सपा ने चलवाई। मंदिर में अयोध्या मंदिर में अंतर है। चलाया, जहाँ तक सवाल है, एक मिनट, ये बताइए, एक मिनट, जवाब ले लीजिए, उसके जवाब लेंगे तभी तो समझेंगे वो कहना क्या चाह रहा है। सुन लीजिए प्लीज, पांडे जी, एक मिनट। राहुल गांधी की बात जो आपने बोली है लड़कियों को लेकर के, उस पर जवाब ले लेंगे, एकदम आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? आप बोलिए। देखिए, जहाँ तक इन लोगों का कहना है, हमारे मित्रों का, ठीक है, कि कांग्रेस मतलब मंदिर को नहीं मानती है, इनका सीधा ये कहना है। आप स्वयं देखे होंगे चैनलों पे, टीवी चैनल पे, कि माननीय राहुल गांधी जी केदारनाथ गए कि नहीं गए? आप बताइए। अगर हम बताएंगे तो हम सीधा यही बताएंगे कि आप सवाल से जवाब से मुड़ रहे हैं, ठीक है? और हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए हम राम मंदिर पे सवाल आपसे कर रहे हैं, आप केदारनाथ की बात कर रहे हैं। ये मंदिर पे क्या जवाब चाहते हैं? मेरा सवाल ये था, अभी मैं तो सीधा आसान सा सवाल आपसे कर रहा था कि जब न्योता गया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, तब क्यों मना कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि वहाँ पर नहीं जाना है, ये राजनीतिक इवेंट बना दिया? जब भगवान के काम राजनीतिक इवेंट कैसे होता है? लिखित लाइए, दिखाइए, लाइए, देखिए। आपका कहना है, बयान पे सुन लीजिए। आपने कहा हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख व्यक्ति किसको गिना जा रहा है? ये शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। चारों शंकराचार्य की पीठ है, 4 पीठ है। मैं पूछता हूँ, 4 पीठ है, चारों शंकराचार्य थे, कोई क्यों नहीं है? हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री मैं शंकराचार्यों को मानता हूँ। सनातन धर्म के सबसे बड़े, हिंदू धर्म तो वो एक ही बात है। हमारे जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वो चारों शंकराचार्य में एक भी क्यों नहीं आया? आप बताएं। और उन्हीं का हवाला दे करके कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कहा कि जब हिंदू धर्म के प्रमुख धर्माचार्य शंकराचार्य ही नहीं आ रहे तो वहाँ मैं कैसे जाऊँ? तो शंकराचार्य ने, चाहे वो निश्चलानंद हो, चाहे वो दूसरे शंकराचार्य हो, उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि अभी ये मुहूर्त ठीक नहीं है, मंदिर अधूरा बना है। और उनका एक बाकायदा बयान है कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे, मोदी जी अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो हम क्या बाहर खड़े होकर ताली बजाएंगे? उन्होंने ये बात कही थी कि, और आपको भी पता है कि जो सनातन धर्म के जो सबसे प्रमुख होते हैं वो 4 शंकराचार्य होते हैं, उनको बगैर बुलाए कैसे आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? जी, शुरुआत में दो चीज़ आप ध्यान रखिए। आपने शुरुआत में जो वोटों की संख्या बताई वो आपके थोड़ा नॉलेज गलत था। यहाँ ब्राह्मण 1 नंबर पे है, आपने मुस्लिम बताया था, तो एक वो करेक्ट कर लीजिए। दूसरा, आप जो शंकराचार्य पे कह रहे हैं, परिस्थितिवश किसी को हम अपना मान लेते हैं। शंकराचार्यों के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या हुआ ये किसी छुपा नहीं। फिर ये गलत बात है, ठीक है? अभी जी शुरुआत कर लीजिए। शंकराचार्य कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या हुआ ये किसी छुपा नहीं। हमारे शंकराचार्यों ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार कहा कि मुझे वो सम्मान नहीं मिल सकता। एक यही टकिल रहा था कि मुझे वो सम्मान नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ जहां हिंदू जनमानस, आप यही कल्पना कर लीजिए कि आज तक के आपके डिबेट में
पहली बार आप डिबेट हिंदू या किसी अन्य पे कह रहे हैं, हम कहना नहीं चाह रहे हैं, मुस्लिम कह लीजिए। अभी तक आप हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण कोई ठाकुर, तो बीजेपी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उसकी उपलब्धता है कि हम हिंदू प्लस किसी अन्य वोट की बात कर रहे हैं। उस आधार पे देखिएगा तो यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। अगर हिंदू बनाम किसी अन्य की हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। आपने कई जवाब दिए और आपने कहा कि खाली एक सम्मान का टकराव था, ठीक है। अब अगर इस पर हम आपसे ये सवाल पूछ लें, क्या भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य का सम्मान नहीं करती? ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सवाल पूरा करने दीजिए। और दूसरी बात ये थी, जो आप बोल रहे हैं कि मुहूर्त वगैरह का कोई मतलब नहीं था, तो वाकई शंकराचार्य जी ने ये बात बोली थी। पुरी में निश्चलानंद जी ने ये बात बोली थी कि मुहूर्त ठीक नहीं था, और जब मंदिर आधा बना होता है तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं कर सकते। उन्होंने साफ तौर पे कहा आधा बना होना कोई विषय नहीं है। जब हमारे गुरुदेव जिसकी हम पूजा करते हैं, जब उनकी मूर्ति स्थापना हो गई तो छत बनना अलग विषय हुआ। परिस्थिति बस हम उस मकान में हमेशा जा सकते हैं, जिस मकान में हम रहना चाह रहे हैं। हमारा गृह प्रवेश होता है, भगवान की स्थापना होती है, आगे काम हुआ करता है, तो वो कोई विषय नहीं हुआ। शंकराचार्य के विषय में स्वामी स्वरूपानंद जी का आपने नाम लिया, स्वामी स्वरूपानंद जी के विचार, निश्चलानंद जी का नाम, निश्चलानंद जी के विचार कुछ हद तक आप उठा के देखिएगा तो सनातन के इस प्रारब्ध को, सनातन के इस विकास को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, हम भी सनातनी हैं, लेकिन वो इस विकास को, सनातन के इस उदय को बिल्कुल नहीं वो कर पा रहे हैं। उनका बयान शुरू से ही चलिए, जो आरोप है, क्या नाम हुआ आपका? शशांक मिश्रा। आरोप लग रहा है कि सनातन के जो विचार है, जो बढ़ती हुई विचारधारा है, वो जो विपक्ष है या जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, वो लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी ऐसे लगता है? नहीं, मुझे ऐसा एकदम नहीं लग रहा। सनातन किसी व्यक्ति, किसी दल या किसी नेता के जेब की चीज़ नहीं है। पहली बात, सनातन वो है जो हम ऐसा हिंदू या हम ऐसा सिख जो भी धर्म का आचरण करना चाहें लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था कर सकते हैं। बात ये है कि हम जब सनातनी कहते हैं तो हमारे यहाँ हमारे विपक्ष के लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। वो अपने को हमसे अलग दिखाने के लिए वो जेएनयू में क्या कहते हैं कि दुर्गा माता का जो चलचित्रण वहाँ किया जाता है, महिषासुर की पूजा की जाती है, वो भी सनातन का अंग नहीं है। जेएनयू में छात्र पढ़ने तो जाते हैं, जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगते हैं, दुर्गा माता को डायन कहा जाता है। तब यही राहुल गांधी वहाँ जाते हैं, सभा करते हैं, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, तब कहीं सनातनी का ये मन में एक वेग उत्पन्न होता है, या आप कहिए गुस्सा जाहिर करने के लिए वो प्रभु श्री राम का नारा बुलंदी से लगाते हैं। उसमें कहीं किसी के लिए कोई जी साहब आपसे जवाब लेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि जेएनयू में दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तमाम तरह के आरोप लगाए कि माता दुर्गा को लेकर के गलत नारे लगाए जाते हैं या देश को लेकर के गलत नारे लगाए जाते हैं। इस तरह की इन्होंने बात की, और जब इन्होंने ऐसी बात की तो मैं आपसे एक सवाल जोड़ दे रहा हूं कि उसी जेएनयू से पढ़े हुए कन्हैया कुमार अब आपकी पार्टी में हैं, तो अगर वाकई में ऐसी चीज़ें हैं और जब देश विरोधी नारों की बात आती है तो ये लोग हमेशा कन्हैया कुमार पर भी आरोप लगाते हैं कि वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, हालांकि वो हमेशा खंडन करते आए हैं। जी, तो खैर अभी आप इसका जवाब क्या देंगे कि भाई क्यों कन्हैया कुमार को आपने अपनी पार्टी में लिया? पहले तो वामपंथी थे, और वामपंथियों के साथ आपकी कैसी बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हम आपका एक सवाल था जेएनयू का, ठीक, हम जेएनयू की बात अभी करेंगे, लेकिन हम बीएचयू की बात हम कर रहे हैं। वहाँ क्या हुआ उसका जवाब पूछिए, बीएचयू में पूछिए क्या हुआ। सवाल तो है, देखिए जो बीएचयू में हुआ वो सवाल है। नहीं, ठीक है, मैं जी, आप खाली नारे लगाने को इतना गलत मान रहे हैं, जहां गन पॉइंट पर हमारे काशी जैसे जगह पर जहां शंकर जी का निवास है, वहां भाजपा आईटी सेल के लोगों द्वारा 2 शोध की छात्राओं के साथ बलात्कार किया जाता है, और उन लोगों को प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में लगा दिया जाता है। अपनी सुविधा अनुसार उनकी गिरफ्तारी होती है, उस पर बताएं। मैं तुरंत इसका जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि वो जो नारे वहाँ पर लगे थे, अगर कन्हैया कुमार आपकी पार्टी में है तो आप लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं लेते? कहा कब नारे, एक मिनट, FIR दर्ज हुई, आपकी पुलिस वहाँ क्या कर रही है? जो मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार करती है वो उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार करती है जिन्होंने नारे लगाए? और तमाम जगह ये बातें तय हो चुकी है कि RSS और संघ के लोग वहाँ पर जाते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस मुद्दे पर आप टिप्पणी कर रहे थे, आपने युवाओं की बात की, 53 लाख कांस्टेबल का पर्चा आउट हुआ, उस पर बात नहीं की। RO का पर्चा आउट हुआ, उस पर बात नहीं की। आप खुद इसको धर्म पर लेकर जा रहे हैं। लोकतंत्र में धर्म आस्था का विषय है,
बेरोजगारी पर, महंगाई पर हम बात करेंगे। एक आखिरी जवाब इसका दीजिए, सीधा उसी पर आएंगे जी। बीएचयू पे सवाल। बीएचयू में जो घटना घटित हुई बहुत निंदनीय है। जैसे ही पार्टी को भी, भाजपा पार्टी को और सरकार को जैसे ही जानकारी हुई, बच्चे भाग गए थे, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब एविडेंस मिला, आज वो सलाखों के पीछे हैं। वो हमारे साथ मंच पर कन्हैया कुमार की तरह मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगाया है उनको। नहीं है भाई साहब, गलत जानकारी है, गलत जानकारी है। नहीं, गलत जानकारी है, सलाखों के पीछे आरोप है कांग्रेस। नहीं, गलत जानकारी है। संदेश खाली के बलात्कारियों के साथ हम संदेश खाली बोलेंगे, मैं मणिपुर बोलूंगा, ठीक है जी। जो बीएचयू पे आप कह रहे हैं, क्या तालिबानी सजा चाह रहे हैं कि पकड़ के तुरंत सजा दी जाए? सबूत मिला, वो गिरफ्तार हुए, आन प्रासद न्याय प्रक्रिया है, वहाँ उनको जो होगा वो होगा। उसमें बीजेपी क्या कर सकती है भाई? गिरफ्तारी हुई, वो न्याय प्रक्रिया में उनको सजा होगी। सत्ता में सुनिए 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 अध्यक्ष जी, थोड़ा सा फैल जाइए, थोड़ा सा फैल जाइए, थोड़ा सा फैल जाइए, थोड़ा सा इधर। एक मिनट, ये बताइए, जैसे सत्ता में कौन है? आप है ना, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता की है, विपक्ष की तो है नहीं। विपक्ष का काम है कि जहां आप गलत निर्णय लेंगे वहां विपक्ष आपसे सवाल करेगा। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है कि अगर आप सवाल भी इनसे करेंगे तो आप जेल की हवा खाएंगे। पूछिए, सवाल पूछना गुनाह है साहब, आरोप लगा। ऐसा ये तो कहना आसान है। आप ऐसा ये कहना है, ये ऐसा ये गलत विचार है। तर्कपूर्ण बात करें कोई, वो सही है। आप प्रत्यक्ष बात। चलिए थोड़ा सा जी, मंदिर मस्जिद से दूर हटके थोड़ा सा महंगाई, बेरोजगारी पे सवाल कर लेते हैं। एक इधर से सवाल उठा था कि अभी इन्होंने पर्चा लीक की बात करी थी, जो अभी कुछ दिनों पहले यूपीपी के पर्चे लीक हुए, एग्ज़ाम नहीं हो पाया, और इससे पहले भी कई पर्चे उत्तर प्रदेश में लीक हो चुके हैं, कई बार ऐसा हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं वो अपनी आखिरी स्टेज पे होते हैं, उनकी उम्र निकल जाती है। तो बहुत बच्चे जो तैयारी करने वाले होते हैं वो पर्चा भरते हैं, पर्चा लीक होता है, फॉर्म भरते हैं, तो पहली बात तो उनकी उम्र निकल जाती है, वो नौकरी नहीं पा पाते जिसकी उन्हें इच्छा होती है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि जो इतना पर्चा भरते हैं उसका जो इतना ढेर सारा पैसा इकट्ठा होता है साहब, वो कहाँ जाता है? वो पैसा, ये आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय कि वो पैसा एग्जाम कराने की व्यवस्थाओं में खर्च होता है। ये आप भी जानते हैं, हम विद्यालय लेते हैं, वहाँ टीचर ड्यूटी करने जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। और इन्होंने कहा पर्चा आउट हो, पर्चा आउट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर्चा आउट हुआ, लेकिन जिसने आउट किया उसके ऊपर क्या हो, अब तक 250 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गोंडा जिले से भी 5 साल पर गिरफ्तार हो चुके हैं। कानून के हिसाब से अपनी कार्रवाई कानून सरकार कर रही है। साहब आपके हिसाब से यही होता रहे, पर्चा लीक हो गिरफ्तारी, पर्चा लीक हो गिरफ्तारी, फिर बच्चे एग्जाम कब देंगे साहब? ऐसा नहीं है, व्यवस्था सुधर रही है। अब वो जो 250 गिरफ्तार हुए हैं, जिन सजों में गिरफ्तार हुए हैं, जो नया कानून बना है पेपर लीक करने वाला केंद्र में पास हुआ है, उसके बारे में आप भी जानते होंगे। अब उस कानून के तहत गिरफ्तारी होने के बाद किसी माई लाल की औकात नहीं है कि पर्चा आउट कराएगा, पर्चा आउट कराएगा। और अब वो समय नहीं है कि जब सपा और कांग्रेस की सरकार होती थी, एक व्यक्ति के घर, शिवपाल के घर पुलिस भर्ती की फाइनल लिस्ट की जाती थी, जाति देख के, दाम देख के। अब वो व्यवस्था, समाजवादी पार्टी कोई सपोर्टर है यहाँ पर? नहीं है। चलिए चलिए जी, राहुल बाबा कहीं कहीं की जब हमारी सरकार बन जाई तो हम कहब पर्चा एक लीक ना हुए पाई, वो अपन जोन कैंडिडेट के लिस्ट रही वह नहीं बचा पाई, लीक होगा तो पर्चा कहाँ बचा पाई? बाबा सरकार ना बचा पाई है, कहा था। अब घूम फिर के आप मुद्दे से आप खुद हट रहे हैं। नहीं, मुद्दे से हट नहीं रहे, आप जवाब दे, ओहो आप जवाब दे दीजिए, मैं पर्चा लीक पे वापस आ जाऊँ। वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं जो उनके 12वीं के बाद इंटर करे वाले हैं, तो इनसे भाई लड़ पाई मुश्किल है। चलिए अब पर्चा लीक पे जवाब। कुर्सी पर बैठे जो इनके प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि बादलों में रडार छुपाकर मैंने फोन किया तो बादलों में रडार छुपाकर ले गए। पर्चा लीक पे पढ़े लिखे पर इनसे बात नहीं, उस पे जवाब नहीं देना चाहते। पर्चा लीक पे इनका कहना है कि जो भी पर्चा लीक करवाता है, 250 ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, उन पे FIR की गई है, ऐसी बात है। हर मुद्दे पर ये यही कह रहे हैं, जिस कानून व्यवस्था की ये दुहाई देते हैं, उस कानून व्यवस्था में आपने देखा गन पॉइंट पर BHU छात्रावास के सामने बलात्कार होता है, पुलिस कस्टडी में मौत होती है, भटक गए, मैं नहीं भटका, भरी अदालत में मौत होती है, और
इनकी पुलिस दिन दहाड़े 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने वाले क्यों आंख से नहीं देख पाती है? उस कानून व्यवस्था पर हम भरोसा करें? आप ये कहना चाहते हैं कि अरे वो 250 तय हो जाएगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेंगे, बस खत्म हो जाएगा। तमाम लोग ऐसे थे, जैसे देखा आप टनल में मजदूर फंस गए, 140 करोड़ उसने दिया था, 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, तो वो 250 भी अपना हिस्सा जब तय हो जाएगा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद। आपने जो एक जी ले लेंगे, जो किसान की बात की तो किसान वाला सवाल ले रहे हैं। आरोप जब आप लोग लगाते हैं कि उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा मतलब मोनू, उन्होंने गाड़ी चढ़ाई थार, आप लोग ये आरोप लगाते हैं, ठीक है जी, ठीक है आरोप घटना गवर्नमेंट नहीं देख पाती है तो रात के अंधेरे की घटना कैसे? मतलब आरोपी अजय मिश्रा आशीष मिश्रा है ना, तो लेकिन उनके पिता को टिकट दिया गया है, मेरे उसको भी जमानत दे दी गई, पैरोल दे दिया गया, और दूसरी तरफ बाकी लोगों को नहीं मिलता। के पिता को टिकट देने में कोई समस्या है क्या? मिश्रा जी, हम ये कहना चाहते हैं, जैसे इनसे हमारा सिर्फ एक डिबेट है और सारी चीज़ अपने जगह है। हम भी आस्था हमारे अंदर भी है, हम भी भगवान को मानते हैं, ये भी मानते हैं, हमारी इनकी बराबर हो गई इसमें। ये हमारे ऊपर आरोप लगाए वो मिथ्या है, निराधार है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी जो इनसे मांग है कि 2014 के पहले जो वादे हुए थे, माने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इनके घोषणा पत्र लागू हुए थे, जिसपे वो इनको हिंदुस्तान की जनता ने अपार जन समर्थन दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक, उसमें से कितने वादे पूरे हुए आप पूछ लीजिए इनसे। दूसरी चीज़, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, वो आप जिसकी भी सत्ता होगी ये उसकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की नहीं है। तीसरी बात, जैसा अभी आपने कहा पेपर लीक हुआ, सजा हुई, ये हुआ वो हुआ, ये सफाई दे रहे हैं, हम मानते हैं, एक मिनट, हम मानते हैं कि आपने किया, लेकिन यह बताइए कि जब प्रिंसिपल विद्यालय के अंदर है तो फिर लड़का क्यों नहीं एग्ज़ाम देने पा रहा है? प्रिंसिपल उसमें फॉल्ट है, उसकी गलती है। तो ये पेपर जो लीक हुआ, आपकी सरकार है, आपको ऐसे होने ही नहीं देना चाहिए। कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं ना? नहीं, कार्रवाई की स्थिति क्यों आई? आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, हम बुलडोजर चला देंगे, हम अपराधी को जेल भेज देंगे, जो भी गलत करेगा, मतलब इतनी आपकी सख्त कानून व्यवस्था है, तो फिर इतने सख्त कानून व्यवस्था में ऐसी हरकत किसने क्यों किया? तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है और यहाँ पर आरोप ये भी लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उन्होंने कहा कि कानून बनाए गए, गिरफ्तारियाँ हुई, FIR हुई, लेकिन अब चूँकि 2014 के पहले के मुद्दों की बात होगी, जो 2014 में बातें की गई थी वो भी पूरा नहीं हुआ, तो उनमें से हम एक चीज़ उठा लेते हैं और महंगाई पर बात कर लेते हैं। साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनकी तरफ भी पहले आ जाते हैं और आपसे एक सीधा सा सवाल है, आप लोगों ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई कम होगी, लेकिन आप देखिए इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि 2014 से पहले चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे सिलेंडर के दाम हो, या फिर दाल सब्जी तेल, ये सब कुछ कम हुआ करता था, ठीक है। एक उदाहरण ले लीजिए, आप सिलेंडर को ही ले लीजिए, सिलेंडर शायद 450 रुपये में, 500 रुपये में मिला करता था, अब की तारीख में 1000 पार है, अभी कुछ सस्ता हुआ है, ठीक है। अभी आप कहेंगे 300 रुपये सस्ता कर दिया, ठीक है, तो उस चीज़ का जवाब दे दीजिए कि तब से लेकर के अब में क्या फ़र्क है दाम में सिलेंडर के या पेट्रोल में? तब 60-65 में शायद पेट्रोल मिल जाया करता था, अभी तो बहुत जगह 100 के पार पहुंच गया है, क्या बताएंगे? अब पेट्रोल पे आ जाइए, 14 से पहले 85 रुपये तक पेट्रोल बेचा है कांग्रेस ने, हमारे पास रसीद रखी है, पहले पता हो तो ला के आपको दिखा देते। आज 94 रुपये में 10 साल में बढ़ के बिक रहा है। सिलेंडर के दाम आप कहेंगे 850 रुपये में इसमें बिक रहा है, हर घर पहुंच जाता है। चलिए हम बात सुनिए, अरे सिलेंडर इफरात है सर, सिलेंडर इफरात है, बात सुनिए, सिलेंडर की ये बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, हम इनको बताना चाहते हैं सिलेंडर इफरात है। जब भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार बनी थी तब भी परचून के दुकान पे सिलेंडर मिलता था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हाकर लेकर घर सिलेंडर पहुंचाता है। और इनके ज़माने में जब 350 की सिलेंडर की आप बात करते थे तो उसमें 1500 रुपये में सिलेंडर खरीदता था आम आदमी। ये अंतर है, ब्लैक मनी या कट मनी ये जेब में रखते थे, ये कट मनी जेब में रखते का काम कांग्रेस के और बसपा कांग्रेस की सरकार में। अभी महंगा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, महंगाई तो एक प्रक्रिया है सर, महंगाई तो निरंतर बढ़ेगी, कभी कांग्रेस ने सस्ता नहीं कर दिया था, कांग्रेस सरकार में थी, लेकिन महंगाई के साथ हमने दलाली, कटमनी,
मक्कारी को समाप्त किया है। तरफ लेकर चलेगा। आप भी कुछ सिलेंडर पे या पेट्रोल पे कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई पर, दाल सब्जी सब, जिस चीज की उपलब्धता बढ़ेगी, जिस चीज का कंज्यूम बढ़ेगा, उसके अनुसार महंगाई बढ़ेगी। साथ 600 रुपए थोड़ी बढ़ जाएंगे साहब। जो अरे भैया, जो उपलब्ध है ना रहे तो वो 600 नहीं 1000 हो जाए। आप शादी कर ठान लीजिए, 1500 रुपए भैया दे रहे हैं, 1500 रुपए भैया दे रहे हैं, उसके बाद भी 7 सिलेंडर आप जब तक विधायक से चिट्ठी ना लिखाए ले वो तब तक उपलब्ध नहीं रहा। साहब आप सवाल हो जाइए, कहे से आप कहे हुए कि उपलब्ध है ना रही, तो मतलब यहाँ उपलब्ध है ना, ये जो मतलब मांग होगा की डेट की उपलब्धता संभव है। आज की डेट की उपलब्धता आम आदमी से पूछिए, जिस दिन उसके यहाँ शादी होती थी उससे सबसे बड़ा उसका हेडक होता था, मुझे सिलेंडर मिलेगा कहाँ से, मुझे सिलेंडर मिलेगा कहाँ से। आज है उसने फ़ोन किया कि मुझे 15 सिलेंडर चाहिए, घर पे सिलेंडर हाकर लेके पहुँचाए, होकर 20 रुपया अपने घरे सिलेंडर पाई। महंगा हुआ है, लेकिन अब हॉकर ले घर पे पहुँच जाता है। और जो पहले दलाली होती थी कि ब्लैक में 1500 रुपये 1600 रुपये में मिलता था, अब वो कह रहे हैं कि अब वो नहीं मिलता है। वो हमने जो बिचौलिए थे वो ख़त्म कर दिए। ऐसा है, इनसे पूछिए कि जब सिलेंडर आया, क्या उसके पहले कभी सिलेंडर के बारे में जानकारी थी? नहीं थी। वो तो नई व्यवस्था थी। सुन लीजिए आप, जैसे संचार क्रांति के अग्रदूत हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी थे, आप भी जानते हैं। ये आज मोबाइल लेकर जो आप लोग घूम रहे हैं, इसका ये सपना उन्हीं का था। ठीक है, आप उनको श्रेय दें न दें वो आपका विषय है, लेकिन आप मुद्दे से हटके बात नहीं करना। अगर हमारी सरकार ने, पांडे जी एक मिनट, अगर हमारी सरकार ने, आप एक बात मान ले रहे हैं कि हमारे सरकार में सिलेंडर ब्लैक होता था, ये आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए, नहीं जनता नहीं कहती है, आप कहते हैं। सुन लीजिए, चूल्हा से जब आप, या तो उस बात को भी कहिए कि उस समय जब औरतें चूल्हे पे 4 घंटे में खाना बनाती थी, तो राजीव गांधी का सपना था कि महिलाएं अब धुएं में खाना नहीं बनाएंगी, तो ये उनका सपना था। अब आप कहते हैं कि ब्लैक होता था, वो आपका विषय है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है। सुन लीजिए, एक मिनट, चलिए मान लिए आप, चलिए मान लिए। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर हमारी बात जो आप कह रहे हैं, यही चीज़ तो 14 में जनता के बीच में आपने इसी चीज़ को उड़ाया, प्रचार किया, तो जनता ने आपको, आपकी भी पार्टी की जो हमारी बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने कहा था कि चीनी 13 रुपये में मिलेगा। पेपर आप मंगवा लीजिए, उस टाइम का रखा है। और तमाम चीज़, जितनी महंगी चीज़ें बिक रही हैं कांग्रेस के ज़माने में, हमारी सरकार आएगी तो महंगाई हम बिल्कुल कम कर देंगे। अगर हमने महंगा किया तो सरकार ने हमको सत्ता से उखाड़ के अलग कर दिया, आपकी सरकार आ गई, लेकिन आपने तो महंगाई पे काबू ना पा करके आप तो आसमान छू रहा है। इन्होंने, आपने कहा, सुनिए 2014 में जितना सीट दिया था उससे ज़्यादा सीट 2019 में दिया, इसमें उससे ज़्यादा दिखा। एक सवाल आपको बताते हैं। संचार क्रांति की बात, एक मिनट भाई साहब, संचार क्रांति की ये बात करते हैं। उस 2014 से पहले रोमिंग की व्यवस्था होती, 90 की दशक की बात कर, संचार क्रांति की बात करते हैं हम। 2014 से पहले का आप बता रहे हैं कि रोमिंग की बात होती थी, फोन जो मिलाता था उसका भी कटता था, जो उठाता था उसका भी कटता था। अरे रुको यार, रुको भैया, उझेले हैं, मिस कॉल मारा जाता रहा कि भैया पैसा ज़्यादा रखे हैं, बड़े आदमी हैं, तो ये कॉल बैक कह दे हैं। क्रांति तो अब आई है, 1.5 GB एक महीने में नेट मिलता था, 500 लगता था। अब 1.5 GB पर डे हम खर्च करते हैं, पर डे अनलिमिटेड। उनका कहना है कि अगर मोबाइल आता नहीं तो सस्ता होता कैसे? बात आप घोटाला कर रहे थे, आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया आपने उस समय, इसलिए ये महंगा था। आप क्यों नहीं सुनते हो? आपने इतना स्पेक्ट्रम घोटाला किया कि उस जमाने में इसलिए नेट महंगा था, कॉलिंग महंगी थी। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने दोबारा नीलामी कराई स्पेक्ट्रम की, इसलिए आज सस्ती हो गई। आज गुजरात में बैठा हुआ, बम्बई में बैठा हुआ, जिसका बेटा वहाँ जाता है काम करने, वो अपने माँ बाप से वीडियो कॉलिंग करके देखता है। आपके ज़माने में ये सपना था, और ये बता रहे हैं कि हमने जो है क्रांति लाई। ये स्पेक्ट्रम पे और कोई सवाल है, जवाब ले लेंगे उसके बाद जी बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा 2G स्पेक्ट्रम की बात की।
आपने 4G स्पेक्ट्रम बेचा, 2G से कितना सस्ता बेचा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा, एक मिनट, जनता नहीं जान रही है, जनता जानती। हमने, आप स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यहीं से 100 मीटर आगे वो BSNL भी भगवे बिक गया पूरा। BSNL खत्म हो गया अंबानी को चलाने के लिए, वो आपका पाल्य है, तो कहीं जहाँ पहुँच संतोष। दूसरी बात, आप मेन मुद्दे पर आइए। आपने 2014 के पहले की तमाम बातें कह दी, और आपके नेता जो बड़ी बड़ी होर्डिंग छपाए थे, मित्रों, किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी। किस किसान की आय दुगनी हो गई? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 5 साल में कितनी भर्ती निकली? आपने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। जरा श्रावस्ती से लखनऊ का किराया पता कर लीजिए। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताएगा किराया। आपने बात की थी, जो मुद्दे की बात आपने कही, जो आप वादे करके लड़े थे, आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 10 साल हो गया, एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। आपने कहा था कि एक एक गांव गोद लेंगे, सब सांसद विधायक सब गांव अभी गोद में ही हैं, को चलने भी लगे हों तो उसका नाम बता दीजिए। आप जो भी बात करते थे वो सारी बातें खत्म। अब आज दूसरे मुद्दे ले आए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन पर जवाब दीजिए आप कि कहाँ गई किसानों की आय दुगनी की बात, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियों की बात, कहाँ गई जो है आपकी हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा उसकी बात, कहाँ गया आपकी जो है क्या कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी की बात, कहाँ गए आपके गोद लिए हुए गांव। आप मेमू की बात करते थे, गोंडा से लखनऊ की पैसेंजर बंद कर दी गई जो 30 रुपये में लोग पहुंचता था, और मेमू चलाने की बात करते थे ये लोग। तो आप मुद्दों की, चलिए आपसे जवाब ले लेंगे, कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि 13 रुपये में चीनी मिलेगा, तो 1 कुंटल गन्ने में 10 किलो चीनी बनता है। किसान को चाहिए कि गन्ना 1 कुंटल बिके 500 में और चीनी उसमें 10 किलो बनेगा, वो बिके 13 रुपये में। तो ऐसा कहाँ संभव है? आप कह रहे हैं कि महंगाई आ रही है, मैं मानता हूँ महंगाई हो रही है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनरेगा जो मजदूर होते थे उसको 170 रुपये मिलते थे, आज के समय में 270 रुपये मिल रहे हैं। तो सब जगह मजदूरी भी तो बढ़ती है, तब महंगाई बढ़ती है। आप शादियों में जाते थे, वहाँ पे एक विदाई की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये दे दिए जाते थे। अब किसी को दे दिया जाए उठा के फेंक दिएगा, वहाँ पे 50 और 100 दे रहा है। लोकल मुक्के पे बात क्या करने की। क्या नाम हुआ आपका? रवि शुक्ला नाम है। क्या करते हैं भैया? बीकॉम करते हैं LBS से। काम कर रहे हैं, इनकी घड़ी समझाइए जरा। इन्हीं से आप पूछ लीजिए कि मनरेगा योजना में मजदूरी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना बढ़ाया आपने? 100 रुपये, 170 रुपये थी, आज के टाइम पे 270 रुपये। क्या नाम हुआ आपका? 1 सेकंड सब जवाब दे दो। 2 मिनट। हमारा नाम है प्रेम प्रकाश सिंह बब्बन। ये तो सब राष्ट्रीय मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं, आप आइए लोकल मुद्दे पर। जिनको सांसद चुनना है वही गायब रहते हैं, पहला मुद्दा। दूसरा क्या है, इन लोगों के पास विपक्ष को एकदम नस्तो नाबूद कर देने पर उतारू हैं, क्या कर भी ले गए। इससे क्या होगा, हमारे देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज तक अच्छी चल रही थी, अब टोटल तानाशाही की तरफ मुड़ चुकी है। एक दूसरा इन लोगों का सबसे बड़ा इल्जाम क्या है कि जो विपक्ष की प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं। राजा भैया ने जो सिस्टम बैठा रखा, जो यहाँ के मौजूदा सांसद है, पढ़री ब्लॉक ले लीजिए, पेवर बाहरी हैं। क्या नाम हुआ आपका? जावेद मंटू नाम है हमारा। जावेद मंटू साहब, यहाँ पर बात हो रही थी अभी, सबसे पहले महंगाई पर हम आ जाएंगे। शुरुआत हुई थी तो जब श्रेया वर्मा का नाम लिया गया तो यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि अगर श्रेया वर्मा यहाँ से जीत करके आ गई तो यहाँ पर लूट खसोट मच जाएगी। आपको भी ऐसा लगता है? 10 साल से जो सांसद हैं उनका निधि वापस चला जा रहा है, यहाँ काम ही नहीं करा रहे हैं। इससे पूर्व भी जितने भी यहाँ नेता हैं, क्या विधानसभा में क्या लोकसभा में काम हुआ है, लूट घसोट नहीं हो रहा है। श्रेया वर्मा अगर मौका पाएंगी तो हमें लगता है वो देश की सबसे कम उम्र की सांसद सदन में जाएगी और गोंडा को वो बहुत ऊंचाई पे और तरक्की पे ले जाएगी। यहाँ जो चीज़ों की समस्या सबसे ज़्यादा है, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, इसकी कमी है। समझ लीजिए समाजवादी पार्टी ने आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रेया वर्मा को गोंडा से उतारा है और श्रेया वर्मा जीत कर जाएंगी। श्रेया वर्मा इस बार गोंडा में जो माहौल दिख रहा है, श्रेया वर्मा बहुत बम्पर वोट से जीत रही हैं और लोगों और वो काम करने, देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है। एक लोकल मुद्दे की मैं बात करना चाह रहा हूं, जो यहाँ की जन समस्या थी
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आशा दिया था, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक आज सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हैं। 7 सांसद हैं, 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 1 MLC, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे ब्लॉक प्रमुख लमसम प्रधान तक। फिर भी हमारा जिला विश्वविद्यालय से अछूता रह गया। यहाँ विश्वविद्यालय आके फिर छीन लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की पैरवी कमजोर थी, क्या उनकी शीर्ष नेताओं की सुनी नहीं जाती है, या उनको दरकिनार किया जाता है? मेन मुद्दा जनता का जवाब, इसका जवाब हम ले लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुल्तान अली। सुल्तान भाई, क्या कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से आप? ये हम महंगाई के वो बात बोल रहे हैं कि रिक्शा चला रहे हैं हम, ठीक है, 250 रुपये किलो तक टमाटर बिका, 400 रुपये किलो तो लहसुन बिक रहा था, ठीक है। तो ये ऐसा गरीब आदमी किस तरह जिएगा, उसके लिए कुछ बताइए आप। ये महंगाई की बात करें, चले क्या नाम हुआ आपका? अनिल मिश्रा। मिश्रा जी बताइए क्या? अब जैसे महंगाई वाली जो बात है, महंगाई देखिए अपेक्षाकृत आजकल हमारा स्वभाव क्या है कि हमारी आय का स्रोत बढ़े और खर्च हमारे कम हो। लेकिन बेरोजगारी में क्या है कि रोजगार जो यहाँ के लोग जो मान के चलते हैं वो है सरकारी नौकरियाँ। अगर सरकारी नौकरियाँ जनसंख्या के अनुपात में यदि हम माने, कोई भी पार्टी सही आंकड़ा नहीं बताएगी, मैक्सिमम 5% भी नहीं होंगी। बेरोजगारी नहीं, सरकारी नौकरियां मैंने बात करी, 5% मैक्सिमम मैंने बताया। और अगर उसको हम समीकरण देखेंगे कि जो हमारे यहाँ ये क्या बोलते हैं आरक्षण, तो आरक्षण के अनुपात में तो एकदम से खत्म ही मान के चलिए उसको, तो उसको रखिए। बेरोजगार केवल वही हैं जो अपने माँ बाप के कमाई पे खाली 20,000 50,000 का मोबाइल लेके और बढ़िया फर्स्ट क्लास का जूता पहन के जो चलते हैं। और जो लोग रोजगार के लिए करते हैं, जैसे ये भाई कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो ये भी रोजगार कर रहा है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी रोजगार कर रहे हैं, मैं भी अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, मैं भी अपना एक रोजगार कर रहा हूँ। तो रोजगार का और महंगाई का क्या है? आप भाई साहब ने कहा कि 250 रुपये किलो टमाटर बिक गया, वो बहुत महंगा था। लेकिन 5,000 रुपया किलो लोग गुटखा चबा जाते हैं, वो बहुत सस्ता रहता है, ठीक है। एक शराब आराम से आदमी बैठ के 1,000 रुपये में पी जाता है, लेकिन वो 1,000 रुपये की सब्जी अपने घर में लेकर नहीं जाएगा। उसके बाद में जो महंगाई वाला जो मुद्दा होता है, महंगाई हमेशा से रही है, कभी कोई कम नहीं रही है। अगर आप आंकड़ा 10 सालों का लगाइए, यूपीए सरकार का और एनडीए सरकार का, अगर आप आंकड़े के हिसाब से चलते हैं तो डीजल पेट्रोल का दाम आप देख लीजिए, उस अनुपात में नहीं बढ़ा जिस अनुपात में यूपीए के सरकार में पहुंच चुका था। 350 रुपये का सिलेंडर मैं मानता हूँ उस समय था, लेकिन अगर मीडिया बंधुओं ने कवरेज किया था तो कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। उस दौरान से आज कितने कंज्यूमर उपभोक्ता बढ़ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है। आज आप फ़ोन करते हैं और अगर आपके नाम से किसी का सिलेंडर बुक हो गया है और आपके पास नहीं पहुंचा तो आप तुरंत जाके एजेंसी पर कंप्लेन कर सकते हैं। पहले ये सुविधाएं थी, किसकी सरकार में घटा दिया गया कि 8 सिलेंडर ही आपको मिलेगा। उस दौरान अगर दिहाड़ी हमारी 250 रुपया थी तो 3 से 4 दिन में हमको सिलेंडर मिलता था, तो 4 दिन की दिहाड़ी हमारी 1,000 रुपया और 350 रुपये का सिलेंडर 1,350 रुपये का मिलता था। मेरा नाम है रिजवान अंसारी और मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ। हम लोग का एक नारा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और गोंडा में भी राजा भैया जी का हम लोग ने एक नारा दिया है, ना दूरी है ना खाई है, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह हमारा भाई है। और गोंडा में हम गोंडा के विकास के बारे में बता रहा हूँ मैं, और हमारी सरकार भारत सरकार में विकास करी है, सबको पता है। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जो हमारे राजा भैया गोंडा के हैं, उन्होंने हम लोग के जो सामने जो हम लोग देखा है, हमारी बहन उसके कम से कम 70 साल लमसम, मतलब जैसे उनके परिवार शादी हुई, फरासा के रहने वाले थे, गोंडा में मकान लिए, 70 साल हो गया था, झोपड़पट्टी में मिट्टी के मकान में रहते थे। मेरी बहन को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना मिला, उसको छत मिल गया, आज उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई रसिया में MB कर रहा है, कोई अच्छे स्कूल लखनऊ में कर रहा है। और हमारे पटेल नगर पूर्वी में और पूरे गोंडा के नगर वार्ड में कम से कम 70% अल्पसंख्यक समाज के लोग जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पाए हैं, और सबके घर बने हैं पक्के, और सब लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और माननीय कीर्तिवर्धन जी की तारीफ कर रहे हैं। और गोंडा में 5 लाख वोट से ज़्यादा माननीय कीर्तिवर्धन सिंह विजय होने जा रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज बम्पर वोट से उनको चुनाव जिताएगा। ये देख लेना आप लोग। बहुत बढ़िया। और ये गोंडा की जनता थी, तमाम लोग थे यहाँ पर, युवाओं ने भी अपनी बात रखी।
और तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर मिले, समाजवादी पार्टी के लोग मिले, भाजपा के लोग मिले, कांग्रेस के लोग मिले, सबने अपनी अपनी बात रखी। महंगाई पर बात हुई, बेरोजगारी पर बात हुई, यहाँ के लोकल मुद्दों पर बात हुई। अब देखना है कि यहाँ पर जोर किसका होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि श्रेया वर्मा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसको वोट मिलेंगे और कौन यहाँ से सांसद चुना जाएगा और संसद जाएगा। फिलहाल जो भी होगा वो दिलचस्प होगा, बाकी सब कुछ जो है वो भविष्य के गर्भ में है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कौन जीतता है और कौन जो है तमाम संख्या में जीत करके अब एक प्रधानमंत्री बनाता है और उसको केंद्र में भेजता है ताकि उसके लिए अच्छे निर्णय लिए जा सके। खैर जो भी जीतेगा उम्मीद ये है कि वो बेहतर काम करे। गोंडा से रविशंकर के साथ कैमरा पर्सन गौरव।